नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज़। यूटीसी न्यूज़ का ये खास कार्यक्रम जो महिला दिवस के उपलक्ष्य में तैयार किया जा रहा है, हम महिलाओं से साहित्य पर, लेखनी पर बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं, वो हैं डॉक्टर रचना निगम और ये खुद तो लिखते ही हैं, मगर जो महिलाएँ कुछ समाज के लिए करती हैं या लिखती हैं, तो उन्हें भी एक प्लेटफ़ॉर्म देती हैं। इनकी एक मैगज़ीन भी है नारी अस्मिता जो सालों से ये निकाल रही हैं। ये खुद कविता भी लिखती हैं, कहानियाँ भी लिखती हैं। तो आज हम इन्हीं से बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। डॉक्टर रचना निगम, जिस तरह से आप खुद भी लिखते हैं और दूसरे को भी प्लेटफ़ॉर्म देते हैं, लिखते हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, ये सफ़र तो एक्चुअल में 73 में शुरू हुआ, जब मेरी मदर की डेथ हुई। और उस समय मैं बीए में पढ़ती थी और मैं जिस इलाके में रहती थी वहाँ पे महिलाओं का बहुत ज़्यादा शोषण था। नहीं उनके स्वास्थ्य की कोई परवाह की जाती थी, नहीं उनके विचारों की, नहीं उनकी भावनाओं की, नहीं उनके अस्तित्व की। हर प्रकार से वहाँ की स्त्री उपेक्षित थी और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पुरुषों का मुँह देखना पड़ता था। भारत की जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, जिसमें पुरुष प्रधान जो प्रवृत्ति रही है, हमारे यहाँ की संस्कृति भी ऐसी है और हमारे विचार भी ऐसे ही हैं कि जो भी कुछ महिला करे, उसमें पुरुष से सलाह लेना या उसका निर्णय स्वीकार करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक इंसान तो वही है जो जिसका कि अपने शरीर पर, अपने व्यक्तित्व पर और अपने विचारों पर, अपने निर्णय जीवन में उसे क्या करना है, इसकी निर्णय शक्ति उसके पास हो, तभी वो इंसान होता है। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज से 50 साल पहले ये कुछ भी नहीं था। तो वो जो मेरी मदर की डेथ हुई, उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया गया और बस मन में यही मुझसे भी यही कहा गया कि आप मत पढ़िए। मैं उस समय बीए में पढ़ती थी, मेरे भाई इंजीनियरिंग करते थे, लेकिन मुझे मना किया गया। मैंने उसी दिन ठान लिया कि मैं जीवन में कुछ अलग हटके करूँगी और किसी पुरुष की कोई बात नहीं स्वीकार करूँगी अगर वो सही नहीं है और मेरे जीवन के निर्णय मैं स्वयं करूँ। तो ये खुद ने लिखना कब शुरू किया? जैसे आपकी किताब है एक मुट्ठी आकाश, तो ये आकाश को आप मुट्ठी में भरना चाहते हैं या फिर उतना मुट्ठी भर मिल ऐसा है हाँ। कि कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाएं जो खास तौर से पहले पर्दे प्रथा थी, उस समय देश की आज़ादी के बाद थोड़ा थोड़ा विकास हुआ। उसके पहले जाइए आप तो देखेंगे कि पर्दा प्रथा थी। और मैंने तो ये भी देखा है कि महिलाओं को बात करने का या मुंह खोलने का भी कोई अधिकार नहीं था। तो उससे शिक्षा के बाद महिलाओं में थोड़ा थोड़ा चेतना जागृत हुई और एक कवित्री थी महादेवी वर्मा, जो कि पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने पहली बार लिखना शुरू किया और यही कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें भी आज़ादी का वातावरण मिलना चाहिए, उस पर हमारा अधिकार है। और फिर एक थी अमृता प्रीतम, बहुत बड़ी लेखिका, 60-70 एरा में वो रही हैं। उनकी जो प्रेम की भावना थी और जो वो एक्सप्रेस कर सकी। देखिए, महिलाओं को प्रेम करने का भी, बोलने का भी अधिकार नहीं होता था, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्तित्व थी जिन्होंने कि प्रेम को ऊंचाइयां दी और महिलाओं को एक लेखन के साथ में ये भी एक मौका दिया कि वो अपने आप को, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने का एक मौका उन्होंने दिया। तो मैं इसी आधार पर धीमे धीमे अपना लेखन आगे बढ़ाती गई। एक मुट्ठी आकाश कुछ पढ़ के सुनाएंगे कुछ इसमें से जो आपकी पसंदीदा हो? हाँ, देखिए, मैं तो जैसे मैंने बताया कि जो महिलाएं थी वो क्या महसूस करती थी, आप उसे वही कविता सुनिए। ये मेरी प्रारंभिक कविताओं में से एक है और मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक एक मुट्ठी आकाश। बरसों पत्तों की तरह झड़ते रहे दिन, बरसों पत्तों की तरह झड़ते रहे दिन, हवा की तरह उड़ती रही रातें। बरसों पत्तों की तरह झड़ते रहे दिन, हवा की तरह उड़ती रही रातें।
गर्म राख में दबी चिंगारी सा दबा रहा विद्रोह। गर्म राख में दबी चिंगारी सा दबा रहा विद्रोह, पीती रही गरल क्रूर अत्याचारों का, पीती रही गरल क्रूर व्यवहारों का, गर्दन पर महसूस थी रही अमानवीय परंपराओं की रक्त रंजित तलवारें। फिर भी न पा सकी अपने हिस्से की जमीन, अपने हिस्से का एक मुट्ठी आकाश। जहाँ बसा सकती वह अपने सपनों का सुंदर संसार, फैलाकर अपनी कल्पनाओं के पंख उड़ सकती। जहाँ बसा सकती अपने सपनों का सुंदर संसार, फैलाकर अपनी कल्पनाओं के पंख उड़ सकती। भावनाओं के गगन में औरत कभी जी नहीं पाती, औरत कभी जी नहीं पाती, औरत कभी जी नहीं पाती। अपनी शर्तों पर अपना जीवन, उसकी सांसों की डोर सदैव रहती है दूसरे के हाथों में। जन्म से मृत्यु तक तय करती है वो रास्ते जो दूसरों ने बनाए हैं खुद की सुविधा के वास्ते। वह हमेशा जीती रहती है उनके लिए जो समय पड़ने पर उसके कभी नहीं होते। वे जो कभी उसकी आंखों में आसमान तलाशते थे, वे अक्सर समय आने पर मुंह मोड़ लेते हैं। उसे दोयम दर्जे के होने का एहसास दिलाने के लिए, उसे दोयम दर्जे का होने का एहसास दिलाने। जैसे आपने महिलाओं के ऊपर लिखा है और आप खुद जब लिखते हैं तो जैसे हमने परिचय दिया था कि आप खुद तो लिखते हैं लेकिन औरों को भी प्लेटफॉर्म देते हैं। तो ये जो आपकी जो मैगजीन है नारी अस्मिता, तो इसका विचार कैसे आया और क्यों आया? एक्चुअली मैं 1982 से 87 तक राजस्थान के छोटे से गांव काला डेरा और चिराना, वहाँ पे संस्कृत डिपार्टमेंट में हिंदी की लेक्चरर थी और मुझे वहाँ पे रहने का अवसर मिला और मैंने देखा कि महिलाओं की बहुत बुरी हालत है। बच्ची पैदा करने पर महिलाओं को खाना पीना नहीं दिया जाता, बच्ची को मारने का पूरा प्रयास किया जाता है और उसका कोई सम्मान नहीं होता। एक छोटी सी घटना मुझे आज तक याद है कि मैं जहाँ रहती थी उसके ठीक सामने एक घर था, उनके 7 बेटे थे। सबसे छोटी जो बहू थी वो एमकॉम थी और उनका बेटा डॉक्टर था बीकानेर। जब उसने बेटी को जन्म दिया तो उसकी सास ने ऊपर तीसरे मंजिल पर, जहाँ पर कि घास और कंडे वो होते हैं ना, वहाँ पर एक बिना दरी या किसी के उस पर बच्ची को और उसको दे दिया और खाना भी दिन में नहीं देती थी। तो मेरे घर की खिड़की और उनके घर की खिड़की आमने सामने थी। तो रात के 3 बजे करीब मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत रो रही है। तो मैं उस समय पीएचडी कर रही थी, पढ़ रही थी। तो मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मुझे वो ऐसी 23-24 साल की लड़की दिखाई दी और वो रो रही थी। तो इशारों में, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस तो होता ही है, तो मैंने पूछा क्या बात है। तो उसने मतलब बताया इशारे से कि मतलब आप मेरे पति को इन्फॉर्म कर दीजिए। और उसने एक कागज़ सा था वो फेंक दिया नीचे। मैं रात को गई और मैंने वो कागज़ उठाया, उसमें फ़ोन नंबर था। पहले तो ऐसे मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, होते थे ना बीएसएनएल के वो थे। बस मुझे बहुत दुख हुआ कि इस महिलाओं की ऐसी स्थिति, एक माँ जो एक बेटी को जन्म दे रही है उसकी इतनी दुर्गति, इस संसार का सृजन करने वाली स्त्री और इतना शोषण क्यों? जबकि बिना उसके तो संसार का सृजन आगे बढ़ ही नहीं सकता। एक स्त्री दूसरी स्त्री के लिए इतना गलत काम कैसे कर रही है? बस थोड़े दिनों बाद मैंने 2-4 साल बाद जॉब छोड़ दिया और मेरी शादी भी हो गई और मैं बड़ौदा आ गई। यहाँ की स्त्री, यहाँ की नारी बहुत ही सशक्त है। गुजरात की उस समय भी थी, जो आज तो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उस समय भी मैंने कई लोगों से बातचीत की तो पता चला कि कई महिलाओं के घर उनके नाम पर हैं। एक भारत के अंदर ही 2 प्रकार के जीवन थे। एक यहाँ हर महिला काम करती है गुजरात की, वहाँ पर्दे में रहती है और घर से बाहर निकलने का कोई चांस ही नहीं। तो ये जो असमानता थी, मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं इस खाई को बांटने के लिए लेखन को अपना क्या कहते हैं जरिया बनाऊंगी, माध्यम बनाऊंगी
और एक मैगज़ीन निकालूँ। और मैंने 1994 में एक यहाँ का मंच था, अस्मिता महिला साहित्यिक मंच, उसकी जो महिलाएँ थीं, पहले तो हमने उनसे ही रचनाएँ आमंत्रित की। कई स्त्रियों से कनेक्टेड समस्याओं पर, जैसे उस समय दहेज काफ़ी था, ये मैं बात बता रही हूँ 94 की। तो काफ़ी था, तो मैंने उनसे उन्हीं टॉपिक पर लिखवाया और खुद भी संपादकीय लिखी। और उस पहले अंक को मैंने, जो जान पहचान के लोग थे, क्योंकि मैं लेखन करती थी तो कई अखबारों से या मैगज़ीन से मैं जुड़ी हुई थी, तो मैंने उनको भेजा। लोगों ने बहुत सराहा और इस प्रकार से मेरी यात्रा शुरू हुई। और मैंने एक-एक समस्या, महिलाओं की छोटी समस्याओं को, आज 123वां निकल चुका है और महिला की कोई समस्या नहीं है जिसको कि मैंने अपनी मैगज़ीन में ना लिया हो। और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। आज भी मैं ऐसे ही महिलाओं के लिए काम करती हूँ, उनके इंटरव्यू छापती हूँ, किसी का साहित्य का हो, किसी का इंडस्ट्री का हो, पॉलिटिकल हो, हर प्रकार की जो महिलाएँ हैं, और ख़ास तौर से वो महिलाएँ जो निम्न वर्ग की हैं। जैसे कि मैंने एक अंक में झाड़ू पोछा करने वाली बच्चियों का जो शारीरिक शोषण न हो, इसके ऊपर एक विचार मंच आमंत्रित किया। और उसका इतना आपको बताएं, 138 जो उसके विचार मंच के लिए हमारे पास रचनाएं आई। लोगों ने अपने विचार भेजे कि उनकी जो सेफ्टी थी वो किस पर, कौन उसका दायित्व लेता है, समाज, उनके माता पिता, या जहाँ वो काम करती हैं, या वो खुद किस प्रकार से अपने आप को मतलब शारीरिक रूप से सुरक्षित कर सकती है और आर्थिक रूप से भी सुरक्षित कर सकती है। मैडम, आखिरी सवाल जो है उस आपसे, क्योंकि आपने काफ़ी सारी महिलाओं की समस्या देखी है, जानी है। पुरुषों, जो महिलाओं पे अत्याचार होता है तो पुरुषों पर सीधा आरोप लगता है। मैं एक पुरुष हूँ तो मैं डिफेंड करना चाहता हूँ, तो ऐसा कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन है। तो आप एक महिला होने के नाते क्या मानते हैं कि जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं, तो महिला महिला की दुश्मन है या पुरुष का रोल ज़्यादा है? देखिए, इसमें तो मैं यही कह सकती हूँ कि कुछ महिलाएं पितृसत्तात्मक व्यवस्था को बनाए रखने में पुरुषों का सहयोग करती हैं। इसका कारण ये है कि वो शुरू से अधिकार विहीन रही हैं। जब वो छोटी होती हैं तो उनसे कहा जाता है कि अपने ससुराल में जाके करना। ससुराल में जब जाती हैं तो लोग कहते हैं वहाँ से क्यों करके नहीं आई। जब बुढ़ी हो जाती हैं तो बेटे लोग और बहुएं वो भी उन पर दिखाती हैं। यानी कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरी जो महिलाएं होती हैं घर की, उन पर अत्याचार पुरुष के साथ मिलकर करने में पूरा सहयोग देती हैं। देखिए, चाहे वो कोई कैसा भी हो, आप देखते हैं कि दहेज की कई समस्याएं ऐसी होती हैं। जब उन पर मट्टी का तेल, पहले के ज़माने में मट्टी का तेल डालने में केवल पुरुष नहीं होता था, वो महिलाएं भी, कुछ घर की जो महिलाएं थीं, जैसे कि ननद है, सास है, ये भी अपना रोल निभाती हैं। और पुरुष तो क्या है कि अगर पुरुष को ऐसी स्त्रियां पसंद आती हैं जो आंसू बहा रही हों और उनके कदम पर सर रख कर के उनकी हर बात स्वीकार करती हैं, लेकिन जो अपने दम पर खड़ी होती हैं वो कभी उनका सहयोग करना पसंद नहीं करते। आप ये कह रहे हैं कि आप पुरुष होने के, मैं ये नहीं कहती कि हर पुरुष खराब होता है, लेकिन पुरुष में एक वर्चस्व की भावना शुरू से रही है। ये हमारे संस्कार हैं या कुछ भी है, कहीं न कहीं उसका आजकल तो जो महिलाएँ आप देखती हैं, कई जगह मैं देखती हूँ कि जहाँ पे कार्य होते हैं, अगर महिला बॉस होती है तो कई पुरुष पसंद नहीं करते हैं और किसी तरह से उस पर तरह-तरह के आरोप लगाने में पीछे नहीं हटते। महिलाएँ भी, दूसरी महिलाएँ जो प्रोग्रेस नहीं कर पाती, वो भी यही काम करती हैं कि किसी तरह से वो पीछे चली जाए। तो ये व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है कि पुरुष कैसा है। बहुत से पुरुष बहुत अच्छा काम करते हैं। आप देखिए, महिलाओं के लिए भारत में किसी ने अगर कोई एक्शन लिया तो पुरुष ही थे। आप देखिए, दयानंद सरस्वती और जितने भी रहे हैं जिन्होंने कि पुरुष महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की, वो सब पुरुष ही थे। महिलाएं तो कभी आगे आकर के किसी महिला का साथ देने के लिए खड़ी नहीं हो पाती थी। आज स्थिति बदली है। आज महिलाएं वो भी काम करती हैं कि आज सामने वाली महिला को हम बचा सकें तो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी दबाव तो महसूस करती ही है, वो किसी भी पोस्ट पर हो। ये तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन महिलाओं को भी सोचना चाहिए जब वो घर से बाहर काम करने जाती हैं तो अपना जो उनका व्यक्तित्व है उसको वो मखौल का, जैसे बहुत सारी स्त्रियाँ बहुत सारा क्या कहते हैं मेकअप करती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, वो पहुँच जाती हैं, ये सब गलत है। थोड़ा बहुत मर्यादित जीवन उन्हें भी जीना चाहिए
और पुरुषों को भी समानता का व्यवहार करना चाहिए, है ना। स्त्री पुरुष के मध्य सख्य भाव होना चाहिए, परस्पर जो है वो प्रतिद्वंद्विता की भावना नहीं होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं, ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि जब जीवन में दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं तो दोनों के बिना ये संसार की गृहस्थी जो है, मतलब गृहस्थी की जो संसार है वो तभी चलता है जब दोनों पर, आप देखते हैं अगर कोई रिक्शा है, एक पहिया टूटा है एक सही है, तो क्या वो गाड़ी चलती है? नहीं चलती है। वैसे ही समाज में भी अगर परिवार को आगे बढ़ाना है, समाज को, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो पुरुष स्त्री दोनों को मिलकर ही क्या कहते हैं आगे चलना चाहिए। आपस में अहम, प्रतिद्वंद्विता, जलन, ईर्ष्या ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर रचना निगम, जो खुद लेखिका हैं, लेखक हैं और महिलाओं के ऊपर काफ़ी सारा लिखती हैं, और दूसरी जो महिलाएं हैं उनको भी ये अपनी मैगजीन में स्थान देती हैं और काफ़ी समय से ये कार्य कर रहे हैं। महिला दिवस पर ये भी एक हमारी एक चर्चा है। अब आप भी ऐसा कुछ महिलाओं के लिए करते हैं, खुद महिला हैं, तो हमें संपर्क कीजिए, हम आपको भी इस तरह से आपसे बातचीत करें।